शहर के किनारे बसे एक छोटे से मोहल्ले में रहता था 10 साल का रवि। रवि का घर बस नाम का घर था। आधी दीवारें टूटी हुई, छत में से टपकता पानी और कमरे में रखा एक टूटा पंखा जो गर्मियों में हवा से ज्यादा आवाज करता था। रवि का पिता पहले एक रिक्शा चलाते थे, पर एक हादसे में उनका पैर टूट गया और फिर वे बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ रवि की माँ लता पर थी। मुझे काम वाम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्या रवि के पापा को अभी बीमार पड़ना था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, घर का भी और बाहर का भी। मगर लता को कोई काम पसंद नहीं था। वह सुबह देर से उठती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाने का बहाना बनाती, पर ज्यादातर वक्त पास की औरतों के साथ बातें करती या सस्ते नशे की पुड़िया खरीदकर दिन निकाल देती। गांव वाले कहते, लता तो बिल्कुल निकम्मी है, अपने बेटे का भी सोचती नहीं। और रवि हर बार यह सुनकर चुपचाप सिर झुका लेता। वह माँ से नाराज भी होता, और फिर रात में वही माँ जब बीमार पिता को पंखा झलती तो उसे उस पर दया भी आती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सबने कहा, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर। रवि बोला, मैं अपनी माँ को काम करना सिखाना चाहता हूँ। सारी क्लास हंस पड़ी, पर टीचर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा काम है बेटा। उसी दिन रवि ने ठान लिया कि वह माँ को बदल कर रहेगा। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम पकड़ लिया। पास के अमन अंकल के बेटे बेटियों को वह शाम को पढ़ाता था, और बदले में उसे रोज कुछ सिक्के मिलते थे। वह पैसे छिपा लेता और सोचता, माँ के लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। एक दिन उसने माँ के लिए पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। टूटी हुई थी, पर थोड़ी मरम्मत से चल सकती थी। जब लता ने वह देखी तो बोली, मुझे नहीं चाहिए ये सब, सिलाई से पेट नहीं भरता। रवि ने शांति से कहा, भर सकता है माँ, बस कोशिश करनी होगी। उसकी बात सुनकर लता ने मशीन को कोने में रख दिया, पर उस रात जब रवि सो गया तो वह मशीन को देखने लगी और पुराने दिनों की यादें लौटीं। वह भी कभी कपड़े सीती थी, अपने लिए, पड़ोस के बच्चों के लिए, पर शादी के बाद गरीबी और जिम्मेदारियों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा खो दिया था। अगले दिन रवि ने अपने स्कूल की पुरानी कमीज फाड़ कर दी और बोला, माँ, जरा इसे सी दो। लता ने झल्लाकर कहा, कपड़े सीने से क्या होगा? रवि बोला, अगर ठीक से सी दोगी तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाऊंगा। वह हंसी, पर जब सुई धागा हाथ में लिया तो उंगलियां कांपने लगीं। फिर धीरे धीरे उसने सिलाई की, और जब कपड़ा जुड़ गया तो उसके चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान आई। उसी शाम रवि ने सचमुच 2 रुपए की मिठाई लाकर रख दी। यह रोज का खेल बन गया। रवि छोटा कपड़ा देता, लता सिलती और उसे मिठाई मिलती। कई हफ्ते बाद पास की एक औरत ने देखा और बोली, अरे लता, तू तो अच्छा काम कर रही है, मेरे लिए भी ब्लाउज सिल दे। यहीं से लता की किस्मत का पहिया थोड़ा घूम गया। धीरे धीरे उसका हाथ जमने लगा। लोग अब उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। रवि हर दिन स्कूल से लौटकर माँ के साथ बैठता और उसके काम में मदद करता। एक बार पड़ोस की औरत बोली, तू तो पहले बिल्कुल बेकार थी, अब तो सबको पीछे छोड़ दिया। लता मुस्कुराई और बोली, कभी कभी कोई छोटा बच्चा ही बड़ा गुरु बन जाता है। घर में अब रोज के खाने की दिक्कत नहीं रही। पिता की दवाई भी समय पर आने लगी। रवि की पढ़ाई भी अच्छी चलने लगी। 3 साल गुजर गए। अब लता के पास अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान थी, मिट्टी की गुड़िया टेलर नाम से। वह कहती थी, मैं मिट्टी की बनी हूँ, टूट सकती हूँ पर फिर जुड़ भी सकती हूँ। रवि ने 10वीं में टॉप किया और अखबार में उसकी फोटो छपी। वह जब स्कूल से लौटा तो माँ ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है रवि, तूने मुझे जीना सिखाया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आपने तो बस खुद को याद किया, मैं तो बस याद दिलाने आया था। उस दिन उनके घर में पहली बार असली हंसी थी। वह हंसी जो किसी अमीरी से नहीं। बारिश जोरों की हो रही थी। खिड़की से टपकती बूंदें जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रही हों। बाहर का मौसम जितना ठंडा और सुकून भरा था, उतना ही घर के अंदर का माहौल गर्म और तना हुआ था। बाहर बिजली चमक रही थी और अंदर सास बहू के बीच ठन चुकी थी। सावित्री देवी, 55 साल की, खड्डूस, हर बात में टांग अड़ाने वाली,
खुद को संस्कृति की देवी समझने वाली सास। रिया 26 साल की, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, लेकिन अब तक सास से तंग आ चुकी एक बहू जो अब चुप रहने वाली नहीं रही। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रिया किचन से बाहर निकली। अरे बहू, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुमने खिड़की तक बंद नहीं करी। मतलब तुम हद करती हो, सारा पानी की छींटे कमरे में आ रही है। कुछ तो सहूलियत रखा करो। क्यों हो तुम ऐसी, मुझे समझ नहीं आता। मम्मी जी, बारिश की आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे, इस वजह से मैंने बारिश की आवाज सुनने के लिए खिड़की खोल दी थी। तो क्या तुम अपने मायके में भी ऐसे भीगती रहती थी? देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हमारे घर पे नियम होते हैं, उन्हें तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर रह सकती हो। चलो अब ये खिड़की बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मम्मी जी, घर तो सबका होता है, लेकिन उस घर में अपनापन चाहिए, और नियमों से नहीं, घर रिश्तों से चलता है। रिया की बात सीधे दिल पर जा लगी। असल में जब रिया इस घर में आई थी तो वह बहुत शांत थी। अरे भाई, कब तक पढ़ने का इरादा है? उठना है नहीं उठना आज? तुमने तो हद ही कर दी है। जब से आई हो बस सोती रहती हो या बैठी रहती हो। चलो चलो, घर के काम करो, जल्दी उठो। शादी के पहले दिन से ही सावित्री देवी ने उसे काम में झोंक दिया। न सास ने कोई स्नेह दिखाया, न कभी उसे बहू समझा, सिर्फ नौकरानी जैसा व्यवहार किया। इसने तो मेरे बेटे को कब्जे में कर लिया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब से आई है मेरे बेटे से बस चिपकी रहती है। रिया ने सब कुछ सहा, कई महीनों तक, लेकिन अब नहीं। अब रिया ने फैसला कर लिया था, या तो सास बदलेगी या फिर वो सिखा देगी कैसे जवाब दिया जाता है। अगले दिन रिया ने वही किया जो कभी किसी बहू ने नहीं किया था। उसने सास के अलमारी से उनकी पसंदीदा साड़ी निकालकर पहन ली और पूरे घर की सफाई कर डाली। अरे नहीं, ये क्या बहू, तुमने मेरी बनारसी साड़ी क्यों पहनी? क्या तुमने मुझसे पूछा था पहनने से पहले? सास चिल्लाई। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, माँ जी, आपने तो मुझे कभी अपने घर की बेटी समझा नहीं, लेकिन आज से मैं इस घर की बेटी हूँ। और अगर आपकी बेटी होती, क्या आप उसे भी ऐसा ही बोलती साड़ी लेने पर? नहीं ना? तो बस माँ जी, मुझे भी कुछ मत कहिए। अब सास भी पीछे हटने वाली नहीं थी। कभी नमक ज्यादा डाल देती रिया की सब्जी में। अरे यार, पता नहीं, बस पूछो मत बहन। पता नहीं हमारी बहू कैसी है, ना तो कुछ घर का काम आता है करना और ना ही संस्कार अच्छे हैं। मैं तो परेशान हूँ अपनी बहू से। कभी मेहमानों के सामने रिया की बुराई करती, कभी बेटे से झूठ बोलती कि रिया ने उन्हें जवाब दिया। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसके साथ मैंने जितना अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करी है, इन्होंने उतना ही मेरा जीना हराम करा है। माँ जी, अब आप बच के दिखाओ। लेकिन रिया भी तैयार थी। अब वो बोलती नहीं थी, रिकॉर्ड कर लेती थी। उसने सास की चालाकियों को मोबाइल पर कैद करना शुरू कर दिया। बेटे यानी अंकित को धीरे धीरे दिखाने लगी। एक दिन ऐसा भी आया, अंकित ऑफिस से जल्दी लौट आया और रिया की आंखों में आंसू देखकर सीधा मम्मी पर बरस पड़ा। मम्मी, आप हमेशा रिया को ही क्यों डांटती हैं? वो कुछ कह दे तो आप उसे बदतमीज क्यों कहती हैं? उसे कभी अपनी बेटी की तरह क्यों नहीं अपनाती? उसका दिल भी दुखता है, क्या आप ये नहीं समझती? सावित्री देवी को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो थोड़ा ज्यादा ही कर रही थीं। फिर एक दिन वही बारिश फिर से आई। रिया ने खिड़की खोली और पकौड़े बनाए, लेकिन इस बार ट्रे लेकर खुद सास के पास गई। मम्मी जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए पकोड़े लेकर आई हूँ, बिना मिर्ची वाले, स्पेशल बनाए हैं, सबसे अलग। आपकी सेहत का मैंने ख्याल रखा है। सास ने पकोड़ा खाया और कुछ सेकंड रुक कर कहा, अरे बहू, आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम तो बहुत बदल गई हो। इतनी नरमी तुम्हारी बातों में। क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? नहीं मम्मी जी, बस ये बात है कि मैंने सोचा है अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी तो क्या पता आप भी मेरा पीछा छोड़ दे और आपको भी मेरे से प्यार हो जाए। इस वजह से मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगी। अच्छा बहू, एक काम करते हैं, आज से हम अपनी लड़ाई छोड़ते हैं और एक अच्छी सास बहू की तरह साथ में मिलजुल कर रहते हैं। बताओ, क्या दोगी मेरा साथ? जी माँ जी, बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। सास बहू की कहानी कभी सीधी नहीं होती, लेकिन इस कहानी में टॉक्सिक माहौल को प्यार और दिमाग से हैंडल करना, यही रिया ने सीख लिया था। अब भी कभी कभी तकरार होती है, लेकिन अब सास को पता है रिया अब चुप रहने वाली नहीं, और बारिश की बूंदों से टपकते खिड़की के कांच पर अब कोई शिकायत नहीं होती, बस यादें रह जाती हैं और एक मुस्कुराहट। माँ, फिर से ये मत कहना कि मैं गलत हूं। गलत? गलत नहीं, तू हमेशा वही करती है जो मुझे तोड़ दे। बारिश की तेज बूंदें टिन की छत पर पड़ रही थीं।
छोटे से मिट्टी के घर में भीगती हवा घुस रही थी। माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों को संभाल रही थी और बेटी नेहा दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि तुम्हें शर्मिंदगी हो माँ। नेहा की आवाज कांप गई। तेरे हर काम में मेरी इज्जत डूबती है। क्या तू भूल गई हम कौन हैं? ये दुनिया हमारे लिए कितनी सख्त है। माँ ने गुस्से में कहा। माँ, मैं बस अपने सपनों के लिए लड़ी हूं। क्या ये गलत है? माँ हंसी, मगर वह हंसी दर्द से भरी थी। सपने? हमारी औकात में सपने देखने की इजाजत किसने दी तुझे? तेरे बाप ने भी सपने देखे थे और आधे पेट मर गया। तू भी उसी राह पे जाएगी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह हर ख्वाहिश को दबा दूं? क्या मैं भी इस बारिश की तरह बहते बहते मिट्टी में मिल जाऊं? माँ ने अचानक लकड़ी पटक दी। मत बोल ऐसे। तू मेरी जान है, लेकिन तेरे हर शब्द से लगता है तू मुझसे दूर जा रही है। तू समझती नहीं नेहा, मैं हर रात डरती हूं कि कहीं ये दुनिया तुझे मुझसे छीन न ले। नेहा धीरे से माँ के पास आकर बैठ गई। माँ, मैं दूर नहीं जा रही। मैं बस इतना चाहती हूं कि ये दुनिया मुझे देखकर कहे कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। माँ की आंखें भर आईं। उसने नेहा का गीला चेहरा अपने कांपते हाथों में ले लिया। तू मेरी जान है, लेकिन वादा कर, चाहे कितने भी सपने देख, अपने पांव कभी मिट्टी से मत उठाना। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। वादा करती हूं माँ, सपने भी तुम्हारे होंगे और उड़ान भी। बारिश की बूंदें जैसे उस वक़्त आशीर्वाद बनकर गिर रही थीं। माँ बेटी का दर्द और प्यार उसी भीगी रात में एक दूसरे में घुल गया।